हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का स्टार्टिंग किया था कि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमें उसमें क्या अलग देना है अपनी कॉपी में। और उसके बाद हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की डेफिनेशन को समझा, कॉपीराइट को समझा, कॉपीराइट से रिलेटेड भारत में क्या मुद्दे हैं उनको समझा। ठीक है, अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आज जो हम पढ़ेंगे वो है पेटेंट। आज हमें क्या पढ़ना है? पेटेंट। ठीक है, पेटेंट पे लास्ट ईयर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, हम सबको पता ही है। पेपर सब लोग देख लो। जितनी भी बार हम पढ़ते हैं ना किसी टॉपिक को, उतनी बार हमको प्रीवियस ईयर के पेपर को जाके बार बार देखना चाहिए, क्योंकि हर बार हमें कोई नई चीज समझ में आती है। ठीक है, तो अभी हमारे से पेटेंट 3 नंबर में पूछा हुआ है, आज हम इसको देखते हैं क्या होता है हमारा पेटेंट। पेटेंट मिलता है किसी प्रकार के आविष्कार के लिए। जैसे मान लीजिए किसी ने पेन की खोज की तो उसने अपना पेटेंट कराया होगा, जिसने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया होगा तो उसने अपना पेटेंट कराया होगा। एप्पल की डिजाइन का अपना एक पेटेंट है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना पेटेंट है, एचपी का अपना है, एचसीएल का अपना है, लेनोवो का अपना है। आपके कार में भी जो खोजें हुई है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंजन्स है, वो एक नया आविष्कार है। जैसे ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली होते जा रहे हैं हमारे इंजन, तो उनके लिए क्या है? एक पेटेंट है। दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं तो प्रक्रियागत विकास, मतलब अगर हम किसी फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए कोई नई चीज डेवलप करते हैं तो उसके लिए पेटेंट मिलता है। जैसे हमारी दवाइयां, हर रोज मार्केट में एक नई प्रकार की दवाई बीमारियों के लिए आते हुए हमें दिखाई देती है। अभी जो हमारे कोविड-19 के लिए अगर हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा खोज चल रही है कि टीका बनेगा, वैक्सीन आएगी, मतलब और कोई नई दवाई आएगी, तो उसके लिए वो जो भी खोज करेंगे, जो भी लेबोरेटरी, वो उसके लिए क्या लेगी? एक पेटेंट लेगी अपना। ठीक है, क्योंकि वो क्या, उनका एक आविष्कार है जो एक प्रोग्रेस फॉलो करके उन्होंने किया है। तो कोई भी नया तरह का अगर कोई व्यक्ति आविष्कार करता है, कोई संस्था आविष्कार करती है या कोई ऐसी प्रक्रिया फॉलो करते हैं जो एक नए इनोवेशन को जनरेट करती है, तो उसके तहत हमको मिलता है पेटेंट। अगर हम इसको बेसिक लैंग्वेज में जाके समझें तो आविष्कार, ये सिंपल लैंग्वेज है, 3 नंबर में पूछा था। एक लाइन में इससे ज्यादा डेफिनेशन आप लिख भी नहीं सकते, और 2020 में तो इससे ज्यादा आप लिख भी नहीं सकते, और 2019 में भी 2018 में जब पूछा गया था तो 3 मार्क्स में पूछा गया था, तब भी हमको इतनी लिखनी है। 6 नंबर में पूछेगा तो इतनी सारी चीजें हम पेटेंट में बता सकते हैं कि डेफिनेशन को हम एक लाइन में कर दें। ठीक है, तो आविष्कार या प्रक्रियागत विकास के संबंध में प्रदत्त इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? आपका पेटेंट है। तो मेन याद करने वाले कीवर्ड्स क्या है इसमें? आविष्कार और प्रक्रियागत विकास। आविष्कार, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो उसका पेटेंट किसी के पास होगा। उस वाले आविष्कार में एप्पल ने अपना कोई नया सिक्योरिटी फीचर डाला होगा, या जो भी नए फीचर डाले होंगे उसमें अपना अलग पेटेंट कराया होगा। प्रक्रियागत विकास में जैसे मैंने आपको बताया दवाइयां बनती है, उनका अलग पेटेंट होता है। तो आविष्कार या प्रक्रियागत विकास के संबंध में प्रदत्त अधिकार क्या होते हैं? आपके पेटेंट होते हैं। कितने टाइम के लिए मिलते हैं? सामान्यतः 20 वर्ष के लिए। मैंने सामान्यतः वर्ड क्यों लगाया? क्योंकि अलग अलग इनोवेशन, अलग अलग आविष्कार की अपनी एक नेचर होती है। उसके अकॉर्डिंग किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल के लिए मिलता है, लेकिन मैक्सिमम 20 साल, इससे ज्यादा नहीं। तो सामान्यतः 20 सालों के लिए एक व्यक्ति ने, मान लीजिए मैंने इस पेन का आविष्कार किया है, ये पेन कितने रुपए में बिकेगा, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करेगी, कौन से मार्केट में जाएगा, ये सब कुछ डिसाइड करने का एकमात्र अधिकार मेरा है। तो वो अधिकार कितने सालों के लिए मुझे मिला है? 20 साल के लिए। 20 साल बाद मेरा पेन जो है एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। मैं तो जो बना रही हूँ, जिससे मैन्युफैक्चर करा रही हूँ, जितने रुपए में बेच रही हूँ, सब चलता रहेगा, लेकिन अब कोई और मेरे पेन को कॉपी करके एज इट इज नया पेन बना के मार्केट में भेज सकता है, लेकिन कितने साल बाद? 20 साल बाद। तब जो मेरा विशिष्ट उपयोग करने का अधिकार है, हमने बौद्धिक संपदा अधिकार को फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा कि वो हमारे विशिष्ट उपयोग का अधिकार होता है। तो वो विशिष्ट उपयोग का अधिकार पेटेंट के अंतर्गत हमको कब मिलेगा? 20 वर्ष के लिए। जब तक आप पहला लेक्चर नहीं समझेंगे, आगे के लेक्चर आपको समझ में नहीं आएंगे। तो लाइन से, सीक्वेंस से ही लेक्चर देखना, बीच में से उठा के कुछ भी देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब कौन से कानून के तहत दिया जाता है? तो पेटेंट अधिनियम 1970 है हमारे यहाँ पे, 1970। उसके तहत हमको पेटेंट का, हमारे आविष्कार के ऊपर अधिकार मिलता है, जिसको अभी 1970 के पेटेंट एक्ट को भारतीय संसद ने 2005 में संशोधन किया था। और ये संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने भारत में विवादित मुद्दे खड़े कर दिए थे। वो विवादित मुद्दे अभी हम देखेंगे
तो हमें फिलहाल ये याद रखना है कि पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत पेटेंट का अधिकार व्यक्ति को दिया जाता है और 2005 में भारतीय संसद ने इसे संशोधित किया था। कौन सा मंत्रालय देता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत DIPP है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी एंड प्रमोशन, ये देता है। अब देखो, जब हमने कॉपीराइट पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक कॉपीराइट ऑफिस होता है जो हमको कॉपीराइट का अधिकार देता है। उसके अलावा हम जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ेंगे, चाहे वो हमारा पेटेंट हो गया, उसके बाद हम ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ये सब के सब अभी याद कर लेना, सब के सब कौन सा मंत्रालय देता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ठीक है, ये एक चीज हमको सब जगह कॉमन मिलेगी। किसमें कॉमन नहीं मिलेगी? हमको कॉमन नहीं मिलेगी कॉपीराइट में। इसीलिए पूछेगा वो आपसे स्पेसिफिकली, अगर प्रीलिम्स में उसको फैक्ट पूछना होगा तो यही पूछेगा वो कि कॉपीराइट किस मंत्रालय के तहत दिया जाता है। तो क्योंकि हम बार बार जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? सारे में 5 जब हम पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का DIPP देता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का DIPP देता है, तो वही हमारे माइंड में चीजें आने लग जाती है। फिर जो अलग चीज होती है वही एग्जामिनर हमसे उठा के पूछ लेता है, और क्योंकि उस अलग चीज पर हमने ज्यादा फोकस नहीं किया होता है तो हम उसको आंसर नहीं कर पाते। तो याद रखना, कॉपीराइट एकमात्र ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो आपका मानव संसाधन और विकास मंत्रालय देता है। इसके अलावा जितने भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन देता है। तो अभी हमने पेटेंट के बारे में क्या समझा कि क्या है? तो एक आविष्कार या प्रक्रियागत विकास के संबंध में प्रदत्त अधिकार है जो सामान्यतः 20 वर्ष की अवधि के लिए आविष्कारक को मिलता है, और ये पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत दिया जाता है जिसको 2005 में संशोधित किया गया था। आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का DIPP ये आपको देता है। अब इसकी अगली चीज अगर हम समझें तो भारत में पेटेंट से संबंधित विवादित मुद्दे, हमको पहली चीज क्या समझ में आई कि हमारा जो पेटेंट है वो कौन देता है हमको? हमारा पेटेंट हमको देता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किस लिए देता है? हमारे आविष्कारों के लिए देता है। अब जब नए नए आविष्कार हो रहे थे तो लड़ाइयां भी होंगी कि ये हमारा है या हमको इसके लिए और कुछ चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी। तो कुछ मुद्दे हुए भारत में। वो क्या मुद्दे हैं? वो स्पेसिफिकली 3 मुद्दे हैं। पहला आता है पेटेंट की एवरग्रीनिंग, दूसरा आता है आपका प्री ग्रांट अपोजिशन, और तीसरा आता है आपका अनिवार्य लाइसेंसिंग। पहला आता है आपकी पेटेंट की एवरग्रीनिंग, दूसरा आता है आपका प्री ग्रांट अपोजिशन, और तीसरा आता है आपका अनिवार्य लाइसेंसिंग। हम 1 बाय 1 तीनों को देखेंगे कि है क्या और विवाद के मुद्दे क्यों बने। तो पहले हम चलते हैं पेटेंट की एवरग्रीनिंग पर। पेटेंट की एवरग्रीनिंग, नाम में क्या छुपा है? एवर ग्रीनिंग मतलब एवरग्रीन है। हम क्या बोलते हैं? एवरग्रीन है मतलब सदाबहार है। सदाबहार है मतलब हमेशा रहने वाला है ना? सदाबहार है मतलब हमेशा रहने वाला है। तो होता क्या है कि जब भी, जैसे ये विशेषकर मुद्दा आया हमारे दवाइयों को लेकर, ये मुद्दा कहां से लेकर आया? हमारी दवाइयों को लेकर। दवाई कंपनियां क्या करती है कि आज उन्होंने, मान लीजिए कि मलेरिया के लिए एक दवा बनाई जिसका नाम था XYZ। 20 साल होने आए, अभी 20 साल तक तो भैया इस कंपनी को पूरी तरह से अधिकार है कि XYZ अपनी दवा को किसी भी कीमत पे बेच सकती, कहीं भी बेच सकती, एक्सप्लिसिटली उसके पास अधिकार है। लेकिन जैसे 19वां साल आया, उसको पता चला कि ये विशेष अधिकार तो मेरे हाथ से निकलने वाला है। जैसे ही 20वां साल लगेगा उसके बाद भारत की या विश्व की जितनी भी कंपनियां हैं मेरी इस विशेष दवा को बना सकती है और मुझे भी अपनी कीमतें फिर कम करनी पड़ेगी। तो अभी जो मुझे अधिकार मिल रहा है वो मुझे नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये क्या करती है, XYZ फॉर्मूले की एक दवाई है, अब क्या करेगी, उसको Y-Z के नाम का एक फॉर्मूला बनाएंगी और बेच देंगी। ये Y- इस दवाई में होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये XYZ दवा थी, ये मूल दवा है। ये क्या है? आपकी मूल दवा है। अब क्योंकि कंपनी को चाहिए था कि हमको आने वाले 20 साल के बाद भी इसी दवा का इतना ही विशिष्ट अधिकार मिले, हम उससे उतना ही प्रॉफिट कमाते रहें, तो उसने उस XYZ में क्या किया, कुछ छोटा सा मामूली सा चेंज कर दिया, जिससे उस दवाई की एक्चुअल प्रॉपर्टी पर, वो दवाई जिस तरह से हमारे रोगों को ठीक करती है उस प्रॉपर्टी पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसका फॉर्मूला चेंज हो गया, XYZ से हो गया X, Y, Y- और Z।
तो इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग करना। अपने जो भी आपका खोज है, जो भी आपका इनोवेशन है, उसमें कोई मूलभूत परिवर्तन न करते हुए मामूली सा परिवर्तन कर देना, जिसमें किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है। वो परिवर्तन आप करोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है, और आप कह देते हो कि हमने तो नया फॉर्मेशन किया है, आप हमको इसके लिए नया पेटेंट दे दो, और अगले 20 साल के लिए फिर से आप उस वाले क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित कर लेते हो, जो क्या है आपके लिए इल्लीगल है, अवैध है। आप पागल बना रहे हो दुनिया को, जब आपको पता है कि आपके इस मामूली परिवर्तन करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका जो प्रोडक्ट है वो मूल उत्पाद ही है जो आपने 20 साल पहले बनाया था। आप अपने फायदे के लिए पूरे के पूरे वर्ल्ड को इल्लीगल वे में बेवकूफ बना रहे हो। तो हम अब भारत ने क्या बोला कि इस तरह की एवरग्रीनिंग हम नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया 2005 का संशोधन इंपॉर्टेंट था, तो 2005 में ही भारत ने अपने पेटेंट एक्ट 1970 में संशोधन किया और एक नई धारा 3D जोड़ी, और धारा 3D जोड़ के भारत में क्या बोला कि जब तक व्यक्ति अथवा संस्था अपने आविष्कार, अपने उत्पाद में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं कर देती है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना देती है, हम उसको पेटेंट नहीं देंगे। मामूली परिवर्तन करने पर अगर आप हमारे पास पेटेंट की एवरग्रीनिंग कराने आते हो तो हम आपके आवेदन को पूरी तरह से रद्द कर देंगे। यह है पेटेंट की एवरग्रीनिंग। क्या हुआ था मामला, क्यों भारत को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिसीजन क्यों दिया कि हम मामूली परिवर्तन पर कोई भी पेटेंट नहीं देंगे। आप पेटेंट की एवरग्रीनिंग करा रहे हो जो इल्लीगल है, आप दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिसीजन दिया था। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है नोवार्टिस, क्या नाम है इस कंपनी का? नोवार्टिस। ये नोवार्टिस कंपनी कैंसर की एक दवाई बनाती थी जिसका नाम था ग्लीवॉक। कैंसर की दवा बनाती थी ग्लीवॉक। इस ग्लीवॉक को हमारे यहाँ का पेशेंट 1 महीने का जब इसका कोर्स खरीदता था तो वो 1 लाख रुपए में पड़ता था। मतलब अगर किसी गरीब व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो उसको सीधे सीधे मर जाना चाहिए, क्योंकि उसको महीने का 1 लाख रुपए इस दवाई के लिए देना पड़ता था। लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारे यहाँ पे इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनोवेशन नहीं है कि हम कैंसर की कोई सस्ती सी दवा बनाएं। तो हमको ग्लीवॉक जो दवा थी नोवार्टिस कंपनी की वो खरीदनी पड़ती थी। उसका महीने का पेमेंट कितना देना पड़ता था? 1 लाख रुपए। हमको पता था कि जैसे ही 20 साल गुजरेंगे ये ग्लीवॉक हमारे यहाँ की कंपनियां बनाएंगी, जेनेरिक मेडिसिन बनेगी और मात्र 13,000 रुपए में हमको मिलेगी। जो पहले हमको महीने का 1 लाख रुपए देना पड़ रहा था, अब हम मात्र 13,000 रुपए में उस दवाई को खरीद सकेंगे। लेकिन जैसे ही 19 साल कंप्लीट होने वाले थे, 20वां साल आने वाला था, ये नोवार्टिस कंपनी मामूली सा परिवर्तन करके इस ग्लीवॉक को फिर से लेकर आई कि ये मेरी कैंसर की नई दवा है, आप मुझे फिर से पेटेंट दो। तो हमारा जो हाईकोर्ट था, यानी हमारी जो निचली अदालत, उसने इसके पूरे फॉर्मेशन को देखा, इसने पुरानी वाली दवाई के फॉर्मेशन को देखा और फिर बोला कि आपने इसमें वो मामूली परिवर्तन किया है जो इसके मूल उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, यानी आप हमको बेवकूफ बना रहे हो, इसलिए हम आपके पेटेंट की एवरग्रीनिंग नहीं करेंगे। तो वो नोवार्टिस जो कंपनी थी वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास गई और बोला कि आपकी निचली अदालत मुझे पेटेंट का अधिकार नहीं दे रही है, आप दो, आप उनके डिसीजन को रद्द करो। सुप्रीम कोर्ट ने अगेन वही बात बोली, नहीं, क्योंकि आपने कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया है, कोई पेटेंट की एवरग्रीनिंग नहीं होगी। ये मुद्दा वापस पक्ष विपक्ष की बात आई कि अगर आप इस तरह से दवाइयों को पेटेंट, नई कंपनियां जो आ रही हैं आपके यहाँ पे, उनको पेटेंट्स नहीं दोगे तो भारत की कितनी बदनामी होगी। तो विपक्ष ने क्या बोला इसके लिए? विपक्ष ने बोला औषधि के क्षेत्र में आप शोध को कुप्रभावित कर रहे हो। मतलब नई नई कंपनियां, भारतीय कंपनियां तो शोध करेंगी ही नहीं कि मैं नई नई दवाइयां खरीदूं, नई नई दवाइयां खोजूं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमको बोल देंगे हम आपको कोई पेटेंट नहीं दे रहे हैं, आपने तो एवरग्रीनिंग की है, मूलभूत परिवर्तन नहीं किया है। ऐसे कोई, मतलब जिन कंपनियों ने या जिन लोगों ने ये विपक्ष के मुद्दे उठाए उस समय, उन लोगों को भारतीय न्यायालयों के ये निर्णय बकवास लग रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, आप पेटेंट क्यों नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने बोल दिया कि आप शोध को कुप्रभावित कर रहे हो। दूसरी चीज बोली, रोगों के इलाज में विकास और गति धीमी होगी क्योंकि नई नई मेडिसिन नहीं आएंगी। नई नई मेडिसिन आती है तो एक तो हमारे लिए नया फॉर्मूला आता है, मेडिसिन आती है तो रोगों को जो ठीक करने की होती है। जैसे मान लीजिए आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले हमारे यहाँ पे पोलियो एक गंभीर समस्या थी। अब टीका आया, नई नई वैक्सीन आई और पोलियो को हमने जड़ से उन्मूलित कर दिया। अब पहले हम क्या करते थे, पोलियो की ओरल वैक्सीन आती थी, मतलब 2 बूंद जिंदगी की सबने सुना होगा, ठीक है। अब क्या आता है, जो आपका
आईपीवी करके आता है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन आती है, हम उसका इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, हर 3 साल या 1.5 साल में कुछ उसका पीरियड है वैसे लगानी पड़ती है, यानी कि वो और एडवांस टेक्नोलॉजी हुई, बचे कुछ देशों में उसको और तेजी से खत्म करेगी, है ना। तो ऐसे क्या होगा कि कोई भी नई नई कंपनियां ऐसे नई नई खोज करेगी नहीं, कुछ एडवांसमेंट लाएगी नहीं, क्योंकि आप उनको पेटेंट नहीं दोगे, उनको फायदा नहीं होगा, तो वो क्यों खोज करे, या खोज करके भारत में क्यों लेकर आए उसको। और तीसरी चीज, भारत की पूरे विश्व में क्या छवि बनेगी कि भारत अपने यहाँ पे बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण नहीं करता है, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण की दृष्टि से भारत एक कमजोर राष्ट्र है। सर्वोच्च न्यायालय ने सबकी बात सुनी और सीधे सीधे ये जवाब दिया कि भारत में वृहत गरीबी है, बहुत गरीबी है, भारत की 1/4 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। ऐसे में हमारी प्रायोरिटी है सस्ती दवा उपलब्ध कराना, और ग्लीवोक कंपनी अगर नोवार्टिस बना रही थी तो हमको महीने का 1 लाख रुपए देना पड़ रहा था, वही अगर हम भारत में उसकी जेनेरिक मेडिसिन बनाएंगे तो हमारे देश के लोगों को वो 13,000 रुपए में मिलेगी, और हमारे देश के लिए हमारे नागरिकों की सहूलियत सर्वोपरि है, सामाजिक हित सर्वोपरि है, आर्थिक हित सर्वोपरि है, इसलिए हमारा डिसीजन पूरी तरह से राइट है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो तर्क दिया कि अधिक निवेश और शोध के लिए बाध्यता है, मतलब एक तरफ तो आपका विपक्ष कह रहा है कि अगर आप इस तरह के डिसीजन लेंगे तो वो शोध को प्रभावित करेगा, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, नहीं, इससे तो उन कंपनियों को समझ में आएगा कि रत्ती भर के परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ बड़ा परिवर्तन, मूलभूत परिवर्तन करना होगा, तो वो और ज्यादा क्या होंगी, इंस्पायर होंगी कि नहीं, इतना इतना नहीं करते, कुछ नई मेडिसिन लेके जाते तब हमको पेटेंट मिलेगा। अगर हम ऐसे ही पेटेंट की एवरग्रीनिंग करते रहे मामूली से परिवर्तन से, तब वो शोध को कुप्रभावित होंगे, उनको पता है इतना सा XYZ को XYYZ कर देंगे तब भी हमको पेटेंट मिल जाएगा, तो वो ABC की नई दवा क्यों लेकर आएंगे ना, जब आपको XYZ को XYYZ करने पर ही पेटेंट मिल रहा है, तो आप कैंसर के लिए और इनोवेटिव दवा ABC की खोज क्यों करोगे, नहीं करोगे। लेकिन अब आपको पता है कि इतने से परिवर्तन से आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, तो आप नई दवा खोजने के लिए प्रेरित होगे ना। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप गलत बोल रहे हो, इससे शोध प्रभावित नहीं होगी, बल्कि वो लोग बाध्य होंगे नई शोध करने के लिए, नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और तीसरी बात उन्हें बोली कि आपने इसलिए जो भी बोला है सारे विवाद निराधार हैं, क्योंकि भारत जो है ना, जेनेरिक मेडिसिन अफ्रीकन कंट्रीज जो बहुत ही हमारे यहाँ के गरीब राष्ट्र है, अल्प विकसित देश है, उनको भी निर्यात करता है। भारत खुद एक गरीब देश है, तो ऐसे में भारत को ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो उसके देश के साथ साथ अन्य अल्प विकसित देशों के हितों का भी संरक्षण करे। तो ये था आपकी पेटेंट की एवरग्रीनिंग का मुद्दा। अगर पेटेंट की दृष्टि से भारत में हम मुद्दे को चर्चित करें कि कैसे क्या है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है आपकी, हम पढ़ेंगे इसको। इसके अनुसार भारत विश्व का 7वां विशाल पेटेंट फाइलिंग ऑफिस है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा पेटेंट की फाइलिंग होती है। 1 2 3 4 रैंकिंग करेंगे तो भारत 7 नंबर पे आता है। लेकिन विडंबना है यहाँ पे कि हमारा जो घरेलू पेटेंट प्रणाली है वो बहुत कमजोर है। 2015 के आंकड़े देखें तो भारत में पेटेंट तो बहुत फाइल हुए, लेकिन उसमें से 5,000 पेटेंट विदेशियों के थे, जबकि घरेलू यानी भारतीयों के पेटेंट तो केवल 800 थे। यानी कि हमारे देश में 5,000 ऐसे उत्पाद या ऐसी प्रक्रिया या ऐसे आविष्कार आ चुके हैं जिस पर विदेशों ने अपना हक जमा लिया। भारत के पास सिर्फ गिने चुने 800 हैं, जो अच्छी बात नहीं है हमारे आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, तो ये भारत की एक विडंबना है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे अगर चलें, पेटेंट की एवरग्रीनिंग हमने पढ़ ली। दूसरा जो मुद्दा था, जो विवादित मुद्दा था, वो था प्री ग्रांट अपोजिशन। प्री ग्रांट अपोजिशन, एक सेकंड, इसमें कंपनी के कुछ नाम हैं, उनको देखने के लिए मुझे नोट्स लेने पड़ेंगे। सर मेरा फोन दे दीजिए। इसके अगर हम नाम पे चलते हैं, प्री ग्रांट अपोजिशन पे, तो हम नाम से पता करते हैं पहले कि मुद्दा क्या है, उसके बाद हम फाइल पे देखेंगे। हाँ, यही वाला है। थैंक यू। हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या मुद्दा हुआ भारत में प्री ग्रांट अपोजिशन को लेके। पहले हम इसके नाम से चलते हैं और समझते हैं कि प्री ग्रांट अपोजिशन एक्चुअल में है क्या। देखो, प्री का मतलब क्या होता है? पूर्व, पहले, है ना। प्री का मतलब क्या होता है? पूर्व। ग्रांट मतलब अनुमति, और अपोजिशन का मतलब क्या होता है? आपका विरोध। तो प्री ग्रांट अपोजिशन का वर्ड का मीनिंग है अनुमति मिलने से पहले विरोध कर दो।
प्री ग्रांट अपोजिशन का क्या मतलब है? प्री ग्रांट अपोजिशन का मतलब है अनुमति मिलने से पहले विरोध कर दो। मतलब मान लो कि मैं एक पेटेंट फाइल कराने गई कि ये जो नीम का तेल है वो हमारे यहाँ की एक परंपरागत ज्ञान है जिससे कीटनाशक बनाए जा सकते हैं, इस पे मुझे आप पेटेंट दे दो। तभी कोई और भारतीय आया जो बहुत बड़ा विद्वान था इन सब का, उसने आके बोला अभी मुझे मिला नहीं है, अभी मैंने आवेदन फाइल किया है, वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाएगा, उसको एक साइन मिलेगा, दूसरा साइन मिलेगा, लास्ट में मुझ तक अप्रूवल आएगा कि आपका पेटेंट फाइल हो गया है। अब नीम के तेल बनाने की जो एक्सप्लिसिट अधिकार है वो आपको जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही कोई और पर्सन आया, उसने बोला कि इन्होंने जो पेटेंट नीम के तेल के ऊपर फाइल कराया है वो गलत है, क्योंकि ये पारंपरिक अधिकार हमारा है, हमने नीम के तेल की खोज की है और ये हमारे सबूत हैं, आप देख लो कौन सही है कौन गलत है। फिर पेटेंट ऑफिसर जो वहां बैठे होते हैं वो जांच करते हैं कि मैं सही बोल रही हूँ या दूसरा पर्सन सही बोल रहा है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मेरा पेटेंट रद्द हो जाएगा, मुझे एक ऑफिशियल मैसेज मिल जाएगा कि आपने गलत फाइल किया है, वो इलीगल है, किसी और को वो फाइल मिलना चाहिए, और जो पर्सन दूसरा गया था उसको नीम के तेल का पेटेंट मिल जाएगा। लेकिन ये कब? जब तक मुझे अनुमति नहीं मिली है। एक बार मेरा पेटेंट आ गया उसके बाद वो दूसरा पर्सन रोता रहेगा, कितने ही बात फाइल कर देगा, कोई फर्क नहीं, 20 साल के लिए मुझे एक्सप्लिसिट अधिकार मिल चुका है। ठीक है, तो प्री ग्रांट अपोजिशन भारत ने ये डाला अपने यहाँ के एक्ट में, जो आपका 1970 का पेटेंट एक्ट था, और भारत ने क्या बोला कि प्री ग्रांट अपोजिशन आप कर सकते हो। इसके लिए आप एग्जाम में जब वर्ड यूज करेंगे तो प्री ग्रांट अपोजिशन ही करेंगे, हिंदी में इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, मैंने आपको समझने के लिए बताया है। अनुमति मिलने से पूर्व विरोध किया जा सकता है। ठीक है, अब हम इसका केस देख लेते हैं। ठीक है, प्री ग्रांट अपोजिशन में हुआ क्या था भारत में? प्री ग्रांट अपोजिशन में वही बोला गया था कि तीसरी पार्टी से आप मना कर सकते हो। तो भारत में अमेरिकन कंपनियां जो है, अमेरिकन कंपनियां, जैसे मैंने जो आपको नीम के तेल का उदाहरण दिया ना, तो एक अमेरिकन कंपनी थी, वो भारत के पेटेंट ऑफिसर के पास आई और उसने यही बोला कि हमने नीम के तेल का यूज करके कीटनाशक बनाया है। क्या बनाया है? नीम का तेल यूज करके क्या बनाया है आपने? कीटनाशक बनाया है, इसके ऊपर हमको क्या दे दो आप? पेटेंट दे दो, अधिकार दे दो। तब भारतीय ज्ञानकर्ता आगे पहुंचे, विद्वान आगे पहुंचे और बोला कि ये झूठ बोल रहा है, इल्लीगली, ये हमारा ज्ञान है। और इस तरह से उन्होंने बोला कि हम आपका पेटेंट रद्द करते हैं। तो जितनी भी अमेरिकन कंपनी या दूसरे देश थे वो आगे आए कि भारत ये गलत कर रहा है, ऐसा कोई प्री ग्रांट अपोजिशन नहीं करते, पहले आओ पहले पाओ। बाकी देशों ने क्या बोला? पहले आओ पहले पाओ। मतलब अगर हम आ गए, हम आपके पास पेटेंट लेने, तो आप हमको दो, हम जागरूक हैं, हमको पता है कि हमको जैसे ही कोई चीज मिली तुरंत पेटेंट कराओ, तो हमको उसका फायदा मिलना चाहिए। लेकिन भारत ने बोला कि हमारे यहाँ पे 74% ही साक्षरता है, हमारे यहाँ के लोग इतने अवेयर नहीं है कि उनको पता हो कि जब आपके पास कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया हो तो आप जाके पेटेंट कराओ, हमको उनका संरक्षण करना है। हम तो अपने यहाँ के कानून में ये प्री ग्रांट अपोजिशन का क्लोज रखेंगे, आपको आना है हमारे यहाँ पे पेटेंट कराने तो आओ, नहीं आना है मत आओ, हम अपना ये जो भी क्लोज है ये नहीं हटाएंगे। तो ये प्री ग्रांट अपोजिशन भारत ने रखा। अब अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या था हमारा? अनिवार्य लाइसेंसिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अनिवार्य लाइसेंसिंग। क्या है देखो, और इसके तहत भारत ने वापस वैश्विक परिदृश्य पर अपना महत्व स्थापित किया। जैसे मैंने आपको कॉपीराइट एक्ट में बताया था कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट वाले एक्ट में दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय वैश्विक स्तर पर एक मिसाल कायम करता है, वैसे ही ये अनिवार्य लाइसेंसिंग वाला मुद्दा भी है। पहले हम समझते हैं अनिवार्य लाइसेंसिंग क्या होती है। अनिवार्य लाइसेंसिंग का मतलब है कि मैंने इस पेन को बनाया है, इस पेन का इनोवेशन मैंने किया है, तो गवर्नमेंट की साइड से जब मुझे पेटेंट मिलेगा तो ये मुझे अनिवार्य लाइसेंसिंग मिल जाएगी कि भैया आप ही बना सकते हो और कोई नहीं बना सकता। ये कंपलसरी लाइसेंसिंग है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, एक सेकेंड, अब इसमें होता क्या है कि वापस दवाई कंपनी पर आते हैं। वही दवाई कंपनी हमारे यहाँ पे, मैं आपको सीधा मामला बता देती हूँ। दो कंपनियां थी, एक थी बेयर, एक थी नाटको। बेयर और नाटको। तो बेयर हमारे यहाँ पर दवाई बना रही थी कैंसर वगैरह की,
ठीक है। लेकिन अभी और इसके पास अपने 20 साल बचे थे, मतलब इसने कोई पेटेंट की एवरग्रीनिंग वाला कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे, इसके चल रहे थे 20 साल अभी चल रहे थे इसके, मतलब इसको जो विशिष्ट अधिकार था इसके पास चल रहा था अनिवार्य लाइसेंसिंग का कि 20 साल तक तो भैया ये दवाई मैं ही बनाऊंगा। लेकिन वही बात है, आपको 1 लाख की दवाई आप दे रहे हो, वही दवाई अगर हम बना लेंगे तो हम 10,000 में बना लेंगे और हमारे यहाँ के लोग मर जाएंगे आपकी 1 लाख की दवाई के चक्कर में, क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास, लोगों के पास। और हम भारत एक ऐसा देश है जो जेनेरिक मेडिसिन बना के अफ्रीकन कंट्रीज को बेचता है, जो देश में बहुत ज्यादा गरीब है। हम वेस्टर्न एशिया को भेजते हैं, जैसे सीरिया हो गया, यमन हो गया, जो बहुत युद्ध से प्रभावित है और बहुत ज्यादा गरीब देश, ऐसे गरीब नहीं है लेकिन क्योंकि वहां पर विकास नहीं है तो वो कम से कम पिछड़े हुए देशों की श्रेणी में आते हैं। तो भारत ऐसे देशों को क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन भेजता है, तो भारत को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि आप कितने पैसे ले रहे हो, और वो भी बेसिक इम्यूनिटीज के, दवाइयों के, कैंसर जैसी दवाइयों के, जो बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए जरूरी है। तो बेयर और नाटको मात गया, तब नाटको जो कंपनी थी उसने भारत में बोला कि मैं आपको सेम दवाई बना के दूंगा और मैं आपको वो दवाई 10,000 रुपए में दूंगा। क्या बोला नाटको ने कि मैं आपको वही दवाई बना के दूंगा जो बेयर बना के दे रहा है, लेकिन मैं आपको 10,000 में दे दूंगा। तो ये 20 साल खत्म भी नहीं हुए थे और भारत के न्यायालय ने क्या बोला कि हम बेयर को दिए गए अनिवार्य लाइसेंस को रद्द करते हैं और हम वो लाइसेंस नाटको को देते हैं, आप बनाओ, आप सस्ते में बनाओ। जो 20 साल का इसका एक्सप्लिसिट अधिकार था, विशेष अधिकार था वो दवाई बनाने का, वो छीन लिया हमारे न्यायालय ने और नाटको को दे दिया। तो बेसिक सी बात थी, लड़ाई तो होनी थी, बात तो फाइल होना था कि आपने अनिवार्य लाइसेंस को कैसे खत्म कर दिया। 20 साल का वाद दिया हुआ है, सीधे सीधे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पेटेंट क्लोज साफ साफ बोलता है कि एक बार अगर आप कोई आविष्कार करते हो तो 20 साल का विशिष्ट अधिकार आपको मिल गया, आप बीच में ही उसको रोक रहे हो। आपने पेटेंट की एवरग्रीनिंग रोक दी, समझ में आया। आप प्री ग्रांट अपोजिशन दे रहे हो, चलो समझ में आया, लेकिन आप 20 साल के पहले ही खत्म कर रहे हो। भारत ने बोला हाँ खत्म कर रहा हूं। क्यों खत्म कर रहा हूं? क्योंकि जब WTO ने अपना ट्रिप्स समझौता बनाया तो वहां पर उसने साफ साफ बोला कि आप अपने देश के सामाजिक हित के लिए, अनिवार्य हित के लिए इस अनिवार्य लाइसेंसिंग को समाप्त कर सकते हो। खुद WTO जब अनिवार्य लाइसेंसिंग को अपने देश के हित में समाप्त करने की बात बोल रहा है तो भारत गलत कहां से हुआ? और भारत सिर्फ अपने देश के हित की बात तो नहीं कर रहा है, हम साफ साफ बोल रहे हैं कि हम अपने यहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन बना के, भारत विश्व का सबसे बड़ा जेनेरिक मेडिसिन का निर्याता है, हमको उन देशों के हितों के बारे में भी सोचना है, इसलिए हम आपकी अनिवार्य लाइसेंसिंग को साफ सीधे तरीके से रद्द करते हैं। तो ये बेयर नाटको विवाद हुआ था। अनिवार्य लाइसेंसिंग क्या है वो भी मैंने आपको बता दी कि जब हम सामाजिक हित की बात करते हैं तो जो अनिवार्य लाइसेंसिंग दी हुई है उसके विशिष्ट अवधि के समय के पहले भी हम उसको समाप्त करके किसी और को वो अधिकार दे सकते हैं। ठीक है, एवरग्रीनिंग का मुद्दा हम लोग देख चुके। अब हम आते हैं कि 3 मुद्दे हमने देख लिए, एक बार हम वापस चलते हैं हमारे बेसिक नोट्स पे। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में पेटेंट क्या है। पेटेंट मैंने आपको बताया कि किसी आविष्कार या प्रक्रियागत विकास के तहत मिलता है, कौन से एक्ट के तहत मिलता है, कौन सा मंत्रालय देता है, कितनी अवधि के लिए मिलता है, ये सब चीजें हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि भारत में पेटेंट से संबंधित विवादित मुद्दे कौन कौन से हैं। तो हमको समझ में आया, एक है पेटेंट की एवरग्रीनिंग, एक है प्री ग्रांट अपोजिशन, एक है अनिवार्य लाइसेंसिंग, और मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे कि भारत ने और क्या इनोवेटिव किया। एक बहुत अच्छी चीज भारत ने की है, आपको पता चलेगा तो आपको प्राउड फील होगा अपने देश के साइंटिस्ट के ऊपर कि हमारे देश के साइंटिस्ट ने इतनी, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हमारे यहाँ पे डेवलप करके रख दी है। देखो, अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं, हमको पता है कि नीम से जितनी भी चीजें बन रही है, चाहे नीम का तेल बन रहा है, उससे मेडिसिन बन रही है, दातून बन रहे हैं, व्हाटएवर जो भी नीम से बन रही है, मूलभूत ज्ञान किसका है? भारत का है। हल्दी किसकी? भारत की देन है। भारत ने ही, भारत के जो आयुर्वेद के विद्वान थे प्राचीन काल में, उन्होंने उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को खोजा। अश्वगंधा, उसकी प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ पे खोजी गई। ऐसे न जाने हमारे घर के मसालों की अगर हम बात करें जो हम नॉर्मल सब्जी में डालते हैं, उसकी एक एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी की खोज हमारे आयुर्वेद वेत्ताओं ने की, हमारे आयुर्वेद के वैज्ञानिकों ने की। लेकिन अब वो जो भी खोज उन्होंने की, क्या वो कहीं लिख के गए? वो मौखिक ज्ञान मिला, दादी नानी के नुस्खों के रूप में। आज हम इतना काढ़ा बनाते हैं, सबने कोविड के टाइम पे बहुत काढ़ा पिया होगा। कैसे पता है हमको कि काढ़े को ऐसे 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 प्रोसेस से बनाते हैं? क्या हमने कहीं लिखा हुआ देखा? नहीं, हमको सुना कि हमारी दादी ऐसे बनाती थी, हमारी नानी ऐसे बनाती थी, हमारी मम्मी ऐसे बनाती है, हम भी ऐसे बनाने लग गए। हमने क्या इस मेथड को किसी किताब में जाके पढ़ा और सीखा?
नेचुरली हमको आया। वैसे ही भारत का बहुत ज्यादा ज्ञान ऐसा है जो मौखिक रूप से चला आ रहा है, दादी नानी के नुस्खे कह लो या एक बोलते ना कि बड़ों की सीख कह लो, उस रूप में वो चला आ रहा है। दूसरी चीज, अगर कुछ लिखा हुआ है तो बहुत ही क्लासिकल ग्रंथ है वो, जैसे बहुत ही संस्कृत में लिखे हुए हैं, या जैसे ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, हम में से तो कभी किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, इवन देखा भी नहीं होगा कि हाँ ऋग्वेद की बुक ऐसी है ना। तो वो इस तरह के ग्रंथों में लिखे हुए हैं। जहां तक आज के भारतीय की पहुंच उतनी नहीं है, आज से 50 साल पहले के भारतीयों को फिर भी ज्ञान था, बहुत सारे आयुर्वेद के महान विद्वान अभी भी हमारे यहाँ पे है। लेकिन आज की पीढ़ी की अगर हम बात करें तो हमारे पास नहीं है इतना नॉलेज कि हमारे देश का मूलभूत ज्ञान क्या है। ऐसे में यही अमेरिकन कंपनियां, यूरोपियन कंपनियां या अदर कंट्रीज की कंपनियां हमारे ज्ञान को अपना ज्ञान बता के, जैसे वो अमेरिकन कंपनी आई ना कि नीम के तेल से हमने कीटनाशक बनाया, हमको पेटेंट दे दो, ऐसे दूसरी कंपनियां आएंगी, बोलेंगी ये हल्दी हमारी है, ये वाला चीज हमारी है, ये हमारा है, आप हमको पेटेंट दे दो। हमको तो पता ही नहीं है हमारा क्या है। तब हमको नहीं पता तो हमारे देश के साइंटिस्ट ने हमको पता चले इसके लिए क्या बनाई, टीकेडीएल। आपसे पूछा जा सकता है टीकेडीएल, और अगर नहीं भी पूछा जाए ना तो हमको पता होना चाहिए। हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले को पता होना चाहिए हमारे देश में इतनी इंपॉर्टेंट इनोवेशन, इतना इंपॉर्टेंट खोज किसी ने किया है। टीकेडीएल है क्या? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। हिंदी में अगर इसको मैं बोलूं तो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, इसके नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। पारंपरिक ज्ञान की डिजिटल यानी कंप्यूटर फॉर्मेट में, ठीक है, आपकी सॉफ्ट कॉपी में लाइब्रेरी। मतलब भारत का जितना भी पारंपरिक ज्ञान था, हमारे देश के साइंटिस्ट ने उसको साधारण लैंग्वेज में एक डिजिटल लाइब्रेरी में डाल दिया कि भैया जाके देख लो। संस्कृत नहीं आती, कोई बात नहीं। ऋग्वेद या यजुर्वेद, अथर्ववेद नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। दादी नानी के नुस्खे मौखिक थे, कोई बात नहीं। सब मैं आपको साधारण लैंग्वेज में लिख के दे रहा हूं, जाके पढ़ो, देखो हमारे देश का ज्ञान क्या है। इसके बाद एक सिंगल पेटेंट हमारे देश का कोई और कंपनी नहीं करानी चाहिए। ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था? ये प्रयास था हमारी CSIR, इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च प्लस आयुष मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। मेन योगदान था विनोद कुमार गुप्ता का। रट लो ये नाम, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए हमको ऐसे लोगों से। ये आपके CSIR में सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के चेयरमैन थे। इन्हीं ने सबसे पहले ये अवधारणा अपने दिमाग में लाई कि क्यों ना मैं मेरे देश के सारे ज्ञान को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आऊं और अपने देश के नागरिकों को बताऊं कि हमारे पास इतना कुछ नॉलेज है। तो वो नाम था विनोद कुमार गुप्ता। इन्होंने ये TKDL बनाया, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी। जो है क्या, साधारण शब्दों में अगर हम समझें तो प्राचीन पारंपरिक भारतीय ज्ञान को, जो हमारा क्लासिकल नॉलेज है, उसको ऐसी भाषा और प्रारूप में बदला जो अंतरराष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय के जांचकर्ताओं को समझने के योग्य हो। हम तो समझे, लेकिन जैसे ही किसी इंटरनेशनल ऑफिस में भी, मान लीजिए जापान में चला गया कोई अमेरिकन कंपनी, जापान में चली गई, हम हर देश में एक दूसरे से पेटेंट लेते हैं ना। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि अगर भारत में हमने कोई चीज इनोवेट की और हमको उसका पेटेंट चाहिए तो हमको देश, जो पूरी दुनिया के 250 देश है, उन सब में जाके पेटेंट लेना पड़ेगा। तो वैसे ही कोई अमेरिकन कंपनी, चलो उसको पता है कि भारत में मुझे पकड़ लेंगे, जापान में कौन पकड़ेगा ना। तो वो अमेरिकन कंपनी जापान गई, जापान के लोगों से बोला कि हमने ये नीम का तेल का कीटनाशक बनाया, हमको पेटेंट दे दो। जैसे ही वो कंपनी, जैसे ही वो पेटेंट ऑफिसर वहां पे अपने कंप्यूटर पे टाइप करेगा कि ऐसा कोई नीम का तेल का कीटनाशक का पेटेंट हम इसको दे रहे हैं, तुरंत हमारी डिजिटल लाइब्रेरी उसको बता देगी कि नहीं, गलत है, ये हमारा नॉलेज है, आप उसको पेटेंट मत दो। हमने इतनी नॉर्मल लैंग्वेज में उसको समझा दिया। कौन कौन सी भाषा है जिसमें हमने अपने ज्ञान को ट्रांसलेट किया है? और ये ध्यान रखना, ये कोई गूगल ट्रांसलेशन जैसा ट्रांसलेशन नहीं है, ये ऐसे भाषा और प्रारूप में, मतलब भाव सहित है, जो एक्चुअल में हमारे ग्रंथों में जो मीनिंग के साथ लिखा है वैसे के वैसे उसको ट्रांसलेट किया है, जो 5 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, जर्मनी और स्पेनिश। ठीक है, ये 5 भाषाओं में इस पूरे हमारे नॉलेज को ट्रांसलेट किया और उसको इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस के अंतर्गत उसको डाल दिया कि भैया इसमें से कोई भी आपसे पेटेंट लेना है, साफ मना कर देना, बोल देना भारत का है। ये किसने किया? विनोद कुमार गुप्ता ने। कौन थे? CSIR के IT विभाग के चेयरमैन। और इस पूरी योजना के प्रमुख, मतलब पूरी योजना का जो क्रियान्वयन है, संचालन है, वो कौन कर रहा है? CSIR प्लस आयुष मंत्रालय।
क्यों आवश्यकता पड़ी? इतनी बार बता ही चुकी हूँ कि हमारा जो ज्ञान है वो दादी नानी के नुस्खों के रूप में मौखिक रूप से चला रहा है या फिर क्लासिकल ग्रंथों के रूप में। तो हमारे जो ज्ञान था उसका गलत फायदा लोग उठा रहे हैं, हमको जो फायदा मिलना चाहिए वो खुद उठा रहे हैं, तो उससे बचने के लिए हम ये लेकर आए। अब इसका लाभ क्या हुआ? जब से ये आई है ना टीकेडीएल लाइब्रेरी, तब से बायोपायरेसी के कई मामले सामने आए। अब ये बायोपायरेसी क्या होती है? जब हम एनवायरमेंट पढ़ेंगे तब तो हम इसको एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं समझा देती हूँ। बायोपायरेसी को साधारण शब्दों में आता है आपकी ज्ञान की चोरी। ज्ञान की चोरी, तो हमारे ज्ञान की चोरी की ना, हमारा पारंपरिक ज्ञान था नीम का तेल, आपने उठाया, हमारे ज्ञान की चोरी की। तो बायोपायरेसी के कई मामले सामने आए। 2005 में ये टीकेडीएल बनी होगी और मैं 100% बोलती हूँ आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा टीकेडीएल जैसी कोई चीज भारत में है ना। तो 2005 जब से ये बनी थी तब से आज तक 3000 बायोपायरेसी के बाद प्रकट हो चुके। 3000 ऐसी हमारी नेचुरल चीजें थी जिसको हमने विदेशी कंपनियों के हाथ में से जाने से रोका है, और ये बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत ही कमेंडेबल चीज है। ठीक है, दूसरी चीज इससे क्या फायदा हुआ? हमारे धन और समय की भी बचत हुई। धन और समय की बचत कैसे हुई? इसका एक एग्जाम्पल है बासमती चावल। सबको पता है बासमती चावल भारत की देन है ना। बासमती चावल भारत की देन है, लेकिन इसके लिए किसी और कंपनी ने पेटेंट फाइल कर दिया था। उस पेटेंट में यह प्रूफ करने के लिए कि ये भारत का ज्ञान है, भारत को इसका पेटेंट मिलना चाहिए, भारत को 7 साल लगे प्रूफ करने में और 7 करोड़ रुपए खर्च हुए। बताओ, अपना ही ज्ञान है, हमको पता है हमारा है, लेकिन क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि जैसे ही हमको पता चले और टाइम से हम पेटेंट करा ले, इस चक्कर में लोग हमारा फायदा उठा के जा रहे हैं और अपनी चीज प्रूफ करने के लिए हमको 7 साल और 7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। तो अब धन और समय की बचत हुई ना। जैसे ही कोई आएगा तुरंत वो पेटेंट ऑफिसर ही देख लेगा, भैया ये भारत का ज्ञान है, तुम्हारा नहीं है, तुम हटो यहां से, है ना। और तीसरी चीज क्या हुई है? योगासन। अगर मैं आपको भी बोलूं, हम योग नहीं बोलते, हम बोलते योगा। क्यों बोलते हैं? भैया विदेशी पश्चिमी देश जो है, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, उनका योगा, और अगर वहीं बाबा रामदेव का नाम आता है तो सिर्फ हंसी मजाक बन के रह जाता है योगा, है ना। जबकि योगा मूल रूप से भारत की देन है। उन लोगों को तो पता भी नहीं था योगा नाम की कोई चीज होती है, मेडिटेशन नाम की कोई चीज होती है, ध्यान नाम की कोई चीज होती है। और अभी वो लोग नए नए पोज आ रहे हैं, उनके योगा के नए नए पोस्टर्स आ रहे हैं और वो उस पर अपना पेटेंट फाइल करा रहे हैं। तो यही विनोद कुमार गुप्ता ने क्या किया कि ये जितने भी योगासन भारत के, उन सब की वीडियो बना के उस वाले टीकेडीएल लाइब्रेरी में अपनी अपलोड कर दी कि इससे रिलेटेड कुछ भी आता है ना, ये भारत का है। आप योगा करके हमारे योग को नहीं खींच के ले जा सकते अपने नाम पर। तो ये भी इसका एक लाभ हुआ। ठीक है, तो ये हमने पूरा पेटेंट समझा। अब मैं आपको एक फॉर्मेशन बता देती हूँ, हमने पेटेंट क्या समझा था, क्योंकि काफी लंबा हो गया शायद सिर्फ पेटेंट ही, लेकिन जरूरी था हमको जानना, है ना। तो पेटेंट क्या था हमने समझा। सबसे पहले हमने इसकी देखी थी परिभाषा, फिर हमने देखा था कि किसके तहत मिलता है, कौन देता है, कौन सा मंत्रालय, कौन से एक्ट के तहत मिलता है, कितनी अवधि के लिए मिलता है। मैंने आपको बताया था 20 साल के लिए मिलता है। उसके बाद हमने इसके 3 विवादित मुद्दे देखे, पेटेंट की एवरग्रीनिंग, प्री ग्रांट अपोजिशन और अनिवार्य लाइसेंसिंग। और उसके बाद हमने इसमें टीकेडीएल देखी और हमको ये भी पता चला कि हमारे यहाँ पे भले ही भारत 7वां विशाल देश हो पेटेंट के मामले में, लेकिन 5000 पेटेंट विदेशियों ने फाइल किए और मात्र 800 पेटेंट भारतीयों ने फाइल किए, जो कि एक चिंता का विषय है। ठीक है, इसके बाद के आपके जो भी लेक्चर्स रहेंगे वो सारे लॉक रहेंगे, कोर्स में जाएंगे, जिसमें हमने अभी तक जैसे कॉपीराइट और पेटेंट को समझा है, वैसे ही हम उसमें ट्रेडमार्क को समझेंगे, इंडस्ट्रियल डिजाइन को समझेंगे, और जो भी आपका भौगोलिक संकेतक है वो सारे हम समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों का विकास कैसे हुआ, भारत के सामने क्या समस्याएं आई, उसने कैसे समाधान किया उनका। उसके बाद हम देखेंगे भारत की जो बौद्धिक संपदा नीति है उसे। फिर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो ट्रिप्स और ट्रिम्स के समझौते हैं वो देखेंगे, और फिर हम वीपो को पढ़ेंगे। लेकिन वो सारे लेक्चर्स आपके कोर्स में रहेंगे, और अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो आप रक्षा एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लो, वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और इतना फुल गारंटी कि जैसा आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगा, और जो भी आपका एनर्जी वाला सेक्शन गया है वो आपको पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा। और जो रक्षा एकेडमी का एक मेन ध्येय है कि हम सबसे कम पैसे में सबसे अधिक गुणवत्ता का आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, वो आपको आपके पेपर 3 में कंप्लीटली उसकी झलक मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ, इतने कम पैसे में इतना अच्छा नॉलेज मिल रहा है तो लो। ठीक है, थैंक यू।